बड़ा वोट बैंक का तबका है। वैसे में वहां अगर विधानसभा की सीटों को आप देख ले या लोकसभा की सीटों को देख ले तो सीमांचल एक ऐसा हॉट केक बन गया है जो कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। अब जिस तरह से ओवैसी की अगर हम बात करते हैं, ओवैसी जिस तरह से कह रहे हैं, अगर वो एंट्री लोकसभा में करते हैं और उसके बाद आगे की जो स्ट्रेटजी है वो देखना होगा कि क्या कुछ ओवैसी का अगला कदम होता है। क्योंकि देखिए इस बार तो हालांकि राजद के साथ जो ओवैसी के जितने विधायक थे वो भले ही आरजेडी के साथ आ गए, लेकिन अब आगे के समीकरण में ओवैसी का ये देखना होगा कि लोकसभा में वो स्ट्रेटजी क्या अपनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने युवा पत्रकार संजीव राय हैं और संजीव राय से बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है उसको और जिस तरीके से बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बदल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सीमांचल पर बात करेंगे, सीमांचल पर जिस तरीके से नजर है हर राजनीतिक दलों की, हर राजनीतिक खेमे की, उस पर बात करेंगे। संजीव, सीमांचल में अमित शाह की रैली, सीमांचल में महागठबंधन की महारैली, ओवैसी की एंट्री और फिर ओवैसी का यह कहना कि बिहार की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। सीमांचल मुझे लगता है अगर मेरे पास सही वर्ड है तो हॉट केक बन गया है क्या? देखिए बिल्कुल आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। सीमांचल की जब याद आती है तो आपको याद होगा पिछला विधानसभा चुनाव, तेजस्वी यादव जब बिल्कुल कह सकते हैं कि जब बीजेपी को लगने लगा कि अब हम पिछड़ने लगे हैं, तो आपको याद होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री की एंट्री होती है, अमित शाह की एंट्री होती है। लेकिन सीमांचल की जो आपने बात कही, सीमांचल ही एक ऐसा इलाका था जहां ओवैसी ने राजद के कोटे में सेंधमारी की। उसके बाद जिस तरह से जो स्ट्रैटेजी बनी कि आखिर जब ये पूरी रिजल्ट को आप देखिए तो मगध के क्षेत्र में बिल्कुल बीजेपी साफ हो गई। उसके बाद आप जब नॉर्थ में आते हैं तो वहां बीजेपी थोड़ा एस्टेब्लिश हुई। उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा, अमित शाह का दौरा, उसके बाद सीमांचल में ओवैसी एक फैक्टर बना। तो जाहिर तौर पर आपने जो सवाल किया, सीमांचल एक हॉटकेक, बिल्कुल अभी से देखिए ओवैसी का वहां एक जिस तरह से लोकसभा के पहले एक स्ट्रैटेजी बन रही है कि किस तरह से ओवैसी की एंट्री हो। कई लोग तो कई बात भी कहने लगते हैं कि ओवैसी जो है भले ही फ्रंट पे कुछ और बोलते हैं लेकिन बैक से कुछ और खेल है। लेकिन सियासत है, राजनीति में हर अपना जो पत्ता है बहुत फूक फूक कर कदम रखता है। सीमांचल जाहिर तौर पर एक ऐसी जगह है जहां की मुस्लिम बहुल वो पूरा इलाका है और जो एक बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक का तबका है। वैसे में वहां अगर विधानसभा की सीटों को आप देख ले या लोकसभा की सीटों को देख ले तो सीमांचल एक ऐसा हॉट केक बन गया है जो कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। अब जिस तरह से ओवैसी की अगर हम बात करते हैं, ओवैसी जिस तरह से कह रहे हैं, अगर वो एंट्री लोकसभा में करते हैं और उसके बाद आगे की जो स्ट्रेटजी है वो देखना होगा कि क्या कुछ ओवैसी का अगला कदम होता है। क्योंकि देखिए इस बार तो हालांकि राजद के साथ जो ओवैसी के जितने विधायक थे वो भले ही आरजेडी के साथ आ गए, लेकिन अब आगे के समीकरण में ओवैसी का यह देखना होगा कि लोकसभा में वो स्ट्रेटजी क्या अपनाते हैं। क्योंकि जो मुस्लिम बहुल इलाका है तो उसमें आरजेडी उस चीज को कैसे लेता है, आरजेडी अपनी रणनीति कैसे अपनाता है, जेडीयू आरजेडी का क्या कंबाइंड फैक्टर होता है। और लोकसभा चुनाव के पहले अगर ये पूरी जो पार्टी है एक साथ रह जाती है तो सीमांचल, जाहिर तौर पर सीमांचल एक कह सकते हैं कि पूरे बिहार में जो मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करें तो सीमांचल तो फिर ये सवाल हो जाता है ना कि कौन किस पर कितना भारी है। बिल्कुल अमित शाह भारी हैं ओवैसी पर, या हालांकि ओवैसी को बीजेपी की बी टीम ही कहा जाता है। अमित शाह बीजेपी महागठबंधन पर भारी हैं, महागठबंधन अमित शाह पर भारी है, ओवैसी सब पर भारी है। देखिए ये अब आपने एक सवाल दूसरा कर दिया कि बी टीम की जो बात कही, निश्चित तौर पर ये सवाल उठते रहे हैं। हालांकि लोगों का भले ही कहना है बी टीम है ओवैसी जो है स्ट्रेटेजिक एक फैक्टर बने हुए हैं, लेकिन ये है कि भारी कौन, तो भारी कौन में देखिए आप बिहार की सियासत हो या देश की सियासत हो, जो वोटों का ध्रुवीकरण है ना वो लोकसभा में, लोकसभा के अगर क्षेत्र की परिसीमन की बात की जाए वो एक अलग स्ट्रेटजी बनती है। विधानसभा में सीटों का जो अलग अलग सीट होते हैं उसकी अलग एक स्ट्रेटजी बनती है। तो अमित शाह का जरूर ये प्रयास रहेगा कि किस तरह से इसको वोटों का ध्रुवीकरण करके बीजेपी की सीटों को जीता जाए। और यही फैक्टर भी होता है क्योंकि ओवैसी के उतरने के बाद बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी अपनाती है, आरजेडी अपना कैंडिडेट खड़ा करता है। उसमें जो वोट बैंक, कोर वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक और तमाम जो वोट बैंक की हम बात करें तो ये जाहिर तौर पर ये एक कह सकते हैं कि एक बड़ी स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। लेकिन ओवैसी की एंट्री से ये तो साफ है
कि सीटों के समीकरण में एक नया समीकरण बनते चला जा रहा है। आने वाले समय में देखना होगा लोकसभा चुनाव के पहले, देखिए लोकसभा चुनाव के पहले तो बहुत कुछ होगा, कौन पार्टी छोड़ेगा, कौन पार्टी में रहता है, नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी क्या होगी, आरजेडी अपना स्ट्रेटजी कैसे अपनाता है, बीजेपी का क्या स्ट्रेटजी होगा। तो बीजेपी भी अभी से स्ट्रेटजी वो अपना चुकी है। कुशवाहा वोट बैंक और उसकी नजर उपेंद्र कुशवाहा को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। मुकेश सहनी की अगर बात कर ले, उनको वाई श्रेणी, ये वाई श्रेणी की जो सुरक्षा है, ये सुरक्षा घेरे में जो लाया गया है, इस घेरे का मतलब है कि आप जातीय समीकरण को घेरे में लाइए, आप मजबूती से अपनी जो पकड़ है वो लोकसभा में लाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए बिहार की सियासत में बीजेपी भी जानती है कि किस तरह से आगे चलना है, और यही कारण है कि देखिए आप अगर पशुपति पारस और चिराग पासवान की बात करें तो दोनों ही मामलों पर बीजेपी अभी कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि उन्हें पता है इस 6% वोट बैंक पर किस तरह से कब्जा होना है, किस तरह से काबिज रहना है। तो दोनों ही उनके लिए उतने ही चाहते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो चाहे वो पशुपति पारस। हालांकि पशुपति पारस के पास एमपी ज्यादा है, कैबिनेट मिनिस्टर है वो, और अभी चिराग पासवान जो उभरते युवा हैं उनको भी वाई श्रेणी सुरक्षा देकर कहीं ना कहीं आगे का एक भविष्य तय करने की बात चलिए, तो सीमांचल की यह कहानी है, सीमांचल का यह हिसाब किताब है। संजीव राय बता रहे थे, बिहार के तेज तर्रार युवा पत्रकार हैं। इस बातचीत में, इस चर्चा में इतना ही। और